Welcome students. Today we will learn about हर्षवर्धन एंड पल्लवास। जैसे कि गुप्ता पीरियड की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बाय इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, वी कम टू नो अबाउट द हर्षवर्धन हु was the significant 7th century king from biographies and other literary accounts। हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी बायोग्राफीज और दूसरे रिटन अकाउंट्स से मिलती है। हर्षवर्धन की बायोग्राफी बाणभट्ट ने लिखी थी, जो कि उसका कोर्ट पोएट था। इसे नाम दिया गया हर्षचरित्रा। इसके अलावा हुआनसंग, जो कि हर्ष के किंगडम में भारत में आया था चाइना से, उसने भी बहुत सारे अकाउंट्स में लिखा हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। उसके पिता और उसके बड़े भाई की डेथ के बाद में उसने अपने गुढ़ाज जिन्होंने कि उसके ब्रदर इन लॉ को मार दिया था, जो कि कन्नौज के राजा थे, वहाँ पर हमला किया। उसके बाद में उसने भास्कर वर्मन और असम के राजाओं के साथ में संधि की। उसके बाद में उसने कन्नौज को, थानेश्वर और कन्नौज दोनों को अपने एम्पायर के अंदर मिला लिया। बाणभट्टा और हुआनसंग दोनों ने ही हर्ष की इस प्रतिज्ञा के बारे में लिखा है कि हर्ष अपने राजाओं को हराता था। हर्षवर्धन और भी आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलकेशन किंग चालुक्यन किंग पुलकेशन सेकंड ने उसकी जीत पर रोक लगाई। हर्ष एक बहुत बड़ा प्रशंसक था आर्ट और लर्निंग का। हर्ष ने संस्कृत के अंदर 3 नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। बहुत सारे विद्वान जैसे कि बाणभट्ट और सुबंधु और दंदिन, ये इसके दरबार के अंदर रहते थे। ये नालंदा यूनिवर्सिटी को हर्षवर्धन ने बहुत बड़ी ग्रांट दी। उसने 100 गांव दान में दिए नालंदा यूनिवर्सिटी को। पहले वो भगवान शिव की पूजा करता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। हुआनसंग, जो कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम था, तीर्थयात्री था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में एजुकेशन ली और वो हर्ष के साम्राज्य के समय पर हर्ष के दरबार में गया और उसने बहुत सारे अकाउंट्स में हर्ष के बारे में लिखा। पल्लवास, इसी समय पर पल्लव और चालुक्यास, इन्होंने दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में अपने पावरफुल एम्पायर्स बनाए। पल्लवास के बारे में हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के पिलर पे, जिसमें कि ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त को एक पल्लव राजा ने हराया। विष्णुगोपा उस पल्लव राजा का नाम था। पल्लव बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए 330 और 550 CE में। वो कांचीपुरम से शासन करते थे। कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, कावेरी डेल्टा तक। विष्णुगोपा ने जब समुद्रगुप्त को हराया, उसके बाद पल्लव कमज़ोर होते गए और चोलास और कलभराज, इन्होंने पल्लवा एम्पायर को बिल्कुल कमज़ोर बना दिया, इसकी दौलत को लूट लिया और इसकी टेरिटरीज़ को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। सिम्हा विष्णु, जो कि सिम्हावर्मन का सेकंड का बेटा था, उसने कलबरास को हराया 575 CE में और दोबारा से पल्लव साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि पल्लव और पांड्या दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ में जुड़े और उन्होंने पल्लव एम्पायर के इतिहास में 600 CE से लेकर 900 CE तक के अकाउंट्स में ये बताया गया है कि पल्लव और चालुक्य दोनों ही राजाओं के बीच में हमले होते रहे, युद्ध होता रहा। चालुक्य, जो कि रायचर दूप, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो स्थान है, दोब होता है एक वेरी फर्टाइल लैंड, 2 नदियों के बीच की जगह। अहिहोल इनकी कैपिटल थी और साथ ही साथ में ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था। पुलकेशिन फर्स्ट ने बदामी या वतापी को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद उसको सक्सीड किया क्रांतिवर्मन फर्स्ट ने और उसके बाद पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड पुलकेशिन फर्स्ट का ग्रैंडसन था। हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन राजा था और मोस्ट फेमस चालुक्यन किंग था। उसने अपने एम्पायर को पूरे आंध्र किंगडम तक बढ़ाया
उसके शासनकाल को याद रखा जाता है कर्नाटक के इतिहास में सबसे ज़्यादा। उसने हर्षवर्धन को हराया नर्मदा नदी के किनारे पर। रवि कीर्ति उसका दरबारी कवि था, जिसने कि पुलकेशिन सेकंड के बारे में ऐहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा है। इस इंक्रिप्शन से हमें चालुक्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। साउथ इंडिया के अंदर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? विलेज जो था वो बहुत सारी असेंबलीज से गवर्न होता था। 3 तरह की असेंबलीज होती थी। ये टैक्स पेइंग असेंबली थी, जो कि ऑर्डिनरी विलेजर्स इसको बनाते थे। सभा के अंदर ब्राह्मण, गांव के जो ब्राह्मण होते थे वो लोग हिस्सा लेते थे, और यहाँ पर ब्राह्मणों को गांव भी दान में दिए जाते थे। और नगरम जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते थे उन लोगों की असेंबली होती थी, जो कि व्यापारी लोग मिलकर के बनाते थे। और में जितने भी टैक्स पेइंग एडल्ट थे वो सभी हिस्सा ले सकते थे, लेकिन इसमें जो ओल्डर मेंबर्स होते थे वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इसके अलावा जो ब्राह्मण होते थे, जिसको सभा में जो ब्राह्मण लोग हिस्सा लेते थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। असेंबली के काम होते थे, ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इसके अलावा ये लोग एडिशनल टैक्स भी लेते थे, जैसे कि पानी का कोई टैंक बनवाना है उसके लिए। लड़ाई झगड़े अगर हो जाते थे गांव के, छोटे छोटे से पिटी केसेस, उनको ये लोग सॉल्व किया करते थे और इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते थे। ये चैरिटीज़ और टैक्सेस के रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, और इनमें छोटे छोटे स्टाफ होते थे, जैसे 2 या 4 लोगों का स्टाफ होता था जो कि पेड ऑफिसर्स होते थे, लेकिन ज़्यादातर काम वॉलेंट्री बेसिस पर किया जाता था स्मॉलर असेंबलीज के द्वारा। इसी समय पर बच्चों वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा था? 7वीं सेंचुरी CE में सऊदी अरेबिया में एक नया धर्म सामने आया। इस धर्म को नाम दिया गया इस्लाम। इस धर्म को इंट्रोड्यूस किया था प्रॉफिट मोहम्मद ने। 100 सालों के अंदर अंदर ही मोहम्मद साहब की डेथ के 100 सालों के अंदर अंदर ही इस्लाम एक मोस्ट पॉपुलर रिलीजन बना। अरेबियन वर्ल्ड में नहीं, बल्कि नॉन अरेबियन वर्ल्ड, जिसमें कि स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका, ईरान और इंडिया, ये सारे देश शामिल थे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।